क्या भाई, आप दोनों मुझे इतने भी पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरी सारी सहेलियां उस मेले में जा रही है और मुझे भी वहां पर जाना है। लेकिन छोटी, हमारी तनख्वाह में से आधे पैसे तो सारे खर्चों को निपटाने में ही चले जाते हैं और बाकी के आधे पैसे हम किसी और काम में लगाने वाले हैं। हाँ छोटी, वरना तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या हमने? नहीं ना। लेकिन भाई, वो मेला साल में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, जाने दे राहुल। ये लो छोटी, ये पैसे रख लो। हमें जिस काम के लिए पैसे लगने वाले थे वो काम हम अगले महीने कर देंगे। तुम जाओ और मेले में खूब मजे करो। शुक्रिया भाई, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। लेकिन संभाल कर, हाँ। आंचल अपने दोनों भाई राहुल और जतिन के साथ ही रहती है। कई सालों पहले उन तीनों के माता पिता का देहांत हुआ होता है और उसके बाद राहुल और जतिन ने ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वो दोनों प्रताप सेठ की यहाँ पर नौकर और ड्राइवर का काम करते हैं। राहुल, जतिन, कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर चाय और नाश्ता करो। पर सेठ जी, हम आपके साथ कैसे? अरे बाबा, मैं तुम दोनों को नौकर नहीं मानता। तुम दोनों तो मेरे अपने ही हो। अब आओ, शर्माओ मत। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बड़े दिलदार हो। प्रताप सेठ की दोनों बेटियां नैना और सोनिया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है और उन दोनों को भी राहुल और जतिन का ये स्वभाव अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन, जतिन, आज तो पेट में चूहों ने जंग लड़नी शुरू कर दी है। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, आज छोटी ने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि खाना तो बना भी नहीं है। अरे, ये क्या है छोटी, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ छोटी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाई, वो घूम घूम कर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे और इसीलिए मुझे काफी थकावट भी हो गई थी। माफ कीजिए भाई, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे रहने दे छोटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन तो आराम कर ले। हाँ छोटी, हम दोनों अभी दिवाकर के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। हाँ भाई, यही सही रहेगा। ऐसे ही एक दिन, अरे जतिन, आज सेठ जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना क्या? अरे नहीं, सेठ जी ने कहा है कि दोपहर के बाद एक बैठक है तो हमें वहां पर जाना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा यहाँ पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। ठीक है राहुल। तभी जतिन की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर जाती है। अरे ये क्या, ये तो गलत हिसाब किताब है और एक ही जगह पर ये नाम बार बार लिखा हुआ है, यानी एक ही जगह के पैसे दो बार गिने गए हैं। ये तो बहुत ही गलत है। राहुल, इधर आकर तू भी एक बार देख ले। फिर राहुल भी वो किताब देखता है। हाँ जतिन, ये तो सच में गलत है। फिर प्रताप के आने के बाद वो दोनों उसे हिसाब के गलत होने के बारे में बताते हैं। बहुत खूब बच्चों, और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों अगर आज मुझे इस गलती के बारे में नहीं बताते तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाता। सच में तुम दोनों तो काफी होशियार और बुद्धिमान हो। धन्यवाद सेठ जी। हमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सीखा है जिंदगी से ही सीखा है। तभी वहां पर नैना और सोनिया आती है। अरे वाह, तुम दोनों तो वाकई में कमाल के हो। क्यों सोनिया? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब धीरे धीरे सोनिया और जतिन और राहुल और नैना के बीच प्यार होने लगता है और एक दिन वो लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रताप को भी अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्या कहा? तुम दोनों राहुल और जतिन से प्यार करती हो? हाँ पापा। और पापा, हम जानते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अमीर है और मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ पापा।
और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा। इसीलिए हम दोनों उनके साथ शादी करना चाहते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं बाकी के अमीर बापों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करने दूंगा। जतिन और राहुल मेरे यहाँ पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे और संस्कारों वाले हैं। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी उन दोनों से जरूर करवाऊंगा। क्या? सच पापा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पापा, आपने तो आज हमारा दिन ही बना दिया। सच में आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रताप शादी के पहले ही अपने आधे व्यवहार को राहुल और जतिन के हवाले सौंपने का तय करता है। पर सेठ जी, हम दोनों भाई आपका व्यवहार कैसे संभाल पाएंगे? हाँ सेठ जी, ये बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो और तुम दोनों को जो काम सौंपा जाए वो तुम दोनों भली बाती समझकर एकदम अच्छे से पूरा करते हो और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी एक व्यापारी को इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो व्यापार को समझना और उसे अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो तुम दोनों अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों न सिर्फ मेरी बेटियों को बल्कि मेरे आधे व्यापार को भी अच्छे से संभालोगे। और हाँ, मुझे आज से सेठ जी नहीं पापा जी कहो, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे होने वाले दामाद हो। इस तरह अब उन चारों की शादी हो जाती है और प्रताप जतिन और राहुल को भेंट स्वरूप में एक नया घर देता है, जो काफी बड़ा और सुंदर होता है। आंचल की दो भाभियों के साथ साथ उनके घर में दो नौकर भी आते हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने महंगे और खूबसूरत है। और ये वाली रजाई, ये भी कितनी मुलायम है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। हाँ छोटी, तुम अब इसे ही लेकर सोना। और हाँ, ये कोई रजाई नहीं है, इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतने सारे तोहफे लाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरे खुद का कमरा है। मैं तुम्हारी खुशी को पूरी तरह समझ सकती हूँ छोटी। अब तुम्हारी भाभियाँ आ चुकी हैं, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर किसी चीज की मदद लगे तो तुम सीधे आकर हमसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, हाँ मैडम, दोनों सेठ जी और सेठानी जी वो सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है। ये चारों ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ? रातों रात फुर हो गए और मुझे उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। अरे कम से कम बता कर तो जाते। साथ में लेकर जाना तो दूर की बात है। आने दो इन्हें अब। मेरे दोनों भाई तो बीवियों के आने के बाद बदल ही गए हैं। फिर जब वो चारों हनीमून से वापस लौटते हैं, तभी आंचल उन पर गुस्सा होती है। भाई, आप दोनों कितने बदल गए हो। आपको तो मुझे बताकर जाना भी जरूरी नहीं लगा। अरे छोटी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हमें तो अपनी बीवियों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। हाँ छोटी, क्योंकि अगर हम तुझे बता देते तो तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर देती, क्योंकि तुम जाकर तो उन्हें ही बताती ना। और हमारी फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी और उस वक्त तुम्हारी नींद ना टूटे, इसीलिए हमने जाते समय तुम्हें उठाया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बीवियों को सरप्राइज देने बराबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी कहीं घुमाने लेकर जाए। ऐसे ही एक दिन जतिन और राहुल अपनी बीवियों के लिए साड़ियां लेकर आते हैं। ये लो सोनिया, तुम्हारे लिए ये प्यारी सी साड़ी। अरे वाह जतिन, ये साड़ी तो कमाल की है। हाँ राहुल,
मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। ये तो एकदम डिजाइनर साड़ी है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें क्या लगा हम दोनों तुम्हारे लिए कोई हल्की साड़ी लेकर आएंगे? लेकिन भाई, आप दोनों ने तो बस भाभीियों के लिए ही साड़ियां लेकर आ गए। मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या आपने? अरे छोटी, कल एक बहुत बड़ा त्योहार है और उसमें एक सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसी में ये रस्म होती है कि पति अपने पसंद से अपनी बीवियों के लिए साड़ी लेकर जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। हाँ छोटी, और इसीलिए हम ये साड़ियाँ तेरी भाभीियों के लिए लेकर आए हैं। अब तुम्हारा थोड़ी ना कोई व्रत है कल, पगली कही की। फिर भी भाई, आप दोनों को मेरे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों इतनी बड़ी दुकान में गए थे तो लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते ना। ये आपने बहुत गलत किया है भाई। अरे बाबा, माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो हमसे पैसे लेकर जाकर खरीद के आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ छोटी, अरे हम तो वहां पर सिर्फ तेरी भाभीियों के लिए ही खरीदारी करने गए थे। अब ये लो कार्ड और जाओ, जो खरीदना है खरीद कर आओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना बोलकर आंचल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, शाम से रात हो गई। ऐसा नहीं कि बहन रोती है तो खुद जाकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनके दिल में तो बस भाभिया ही बसी हुई है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो, ये वॉलपेपर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, और ये हमारे घर पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों छोटी? नहीं भाई, ये वाली डिजाइन नहीं, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये वाली हमारे घर पर अच्छी तरह से जचेगी। देखना आप। अरे नहीं आंचल, ये डिजाइन तो काफी पुराना और मामूली सा है। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि यही डिजाइन सही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइन तो एकदम क्लासी लग रहा है। हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है, हमारे घर पर ये वाली डिजाइन बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है फिर राहुल, अगर हमारी बीवियाँ कह रही है तो यही वाली डिजाइन फिक्स करते हैं। अब ये देखकर आंचल को फिर से गुस्सा आ जाता है। भाभियों की पसंद अच्छी और मेरी पसंद बुरी। भाभियाँ आते ही भाई तो जैसे जोरू का गुलाम बन गए हैं। फिर एक दिन अचानक से आंचल की तबीयत खराब हो जाती है। कैसी है इसकी तबीयत अब? ठीक ही है, मैं दवाई दे रही हूँ समय समय पर। सोनिया इसके लिए सूप बना रही है और सूप पीने के बाद इसे काफी राहत भी मिलेगी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना छोटी। मैं और जतिन अब काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी भाभिया जो है वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन भाई, आप भी रुक जाओ ना। अरे नहीं छोटी, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जाना भी जरूरी है, वरना हम यहाँ पर जरूर रुक जाते। ठीक है भाई, जाइए आप। आंचल अब फिर से दुखी हो जाती है और फिर ठीक होने के बाद में वो अपना सारा दुखड़ा अपनी सहेलियों को बताती है। बाप रे आंचल, मैं तो तुझे बता दे रही हूँ, अपने भाइयों को संभाल के रख, वरना तेरी ये भाभिया तुझे तेरे ही भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब काम भी कितना बढ़ चुका है उनका, इसीलिए उन्हें काम पर भी ध्यान देना होगा ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे लेकिन इसकी जगह पर उनकी बीवियां होती तो वो दोनों बराबर रुक जाते। और वैसे देखा जाए तो शादी के पहले जब आंचल बीमार पड़ती थी तभी तो वो दोनों अपना काम धाम छोड़कर बस इसकी ही देखरेख करते थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, अरे पहले तो इसके भाई नौकर थे वहां पर, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो दोनों अब इतने बड़े व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। वो भी तो समझो ना। अरे ऐसा भी क्या काम जो अपनी बहन पर ही ध्यान ना दे सके?
आखिर उन्हें काम जरूरी है या फिर अपनी बहन की सेहत। अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या? भला ये क्या बात हुई शौर्य भाई? आप माँ के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगे तो घर में रौनक कैसे आएगी? आपके बॉस को मेरा श्राप ही लगेगा। अरे 2 दिन के लिए भी वो लोग आपको छुट्टी नहीं दे सकते क्या? अब क्या कर सकते हैं शगुन, काम तो काम ही होता है ना। आदमी अक्सर काम और रिश्तों के बीच में पिस जाता है। आई एम सॉरी बच्चे, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। पर तू याद से माँ को वो सारे गिफ्ट दे देना, ठीक है ना? ठीक है भैया। इतना कहकर शगुन फोन कॉल कट कर देती है। मजा तो तब आएगा जब माँ के जन्मदिन पर वो सब मुझे अचानक से वहां पर मौजूद देखेंगे। अच्छा उल्लू बनाया मैंने शगुन को। अब सरप्राइज देने में उतना ही मजा आएगा। जॉब के कारण शौर्य दूसरे शहर में रहता है, इसीलिए उसे अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। लेकिन वो अपनी माँ मनोरमा के जन्मदिन के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेता है और अचानक से वो सबको वहां पहुंचकर सरप्राइज देता है। शौर्य बेटा, तू यहाँ पर? मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। चीटर भैया, आपने मुझे कहा कि आपको छुट्टी ही नहीं मिली, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे पगली, तेरे पेट में कोई बात पचती है क्या? अरे अगर वो तुझे सब पहले ही बता देता तो तू हर जगह ढिंडोरा पीट देती, इसीलिए उसने ऐसा किया। और बेटा, तुझे इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देख बेटा, अब जब तू इतने दिनों बाद आया है तो मैं तुझे जल्दी नहीं जाने दूंगी। डोंट वरी माँ, पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। और आज आपके जन्मदिन के मौके पर मैं आप सबको आपका फेवरेट खाना खिलाऊंगा। आपका बर्थडे तो हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे। शौर्य अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाता है। फिर अगले दिन मनोरमा पंडित जी को बुलाती है। अरे माँ, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ तो आपको भी मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए ना। तो उसकी जगह पर आप ये क्या लेकर बैठ गई हो? देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो चली है और तू तो वहां पर 24 घंटे काम में ही उलझा रहता है, इसीलिए मुझे अभी पंडित जी को बुलाना पड़ा। पिछली बार भी मैंने तुझे कितनी तस्वीरें भेजी थी, लेकिन तूने एक भी लड़की नहीं चुनी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अब बता, इसमें से कौन सी लड़की पसंद है तुझे? अरे माँ, आपको मेरे लिए जो भी लड़की पसंद आए आप उसी को तय कीजिए। मैं आपकी पसंद पर कभी एतराज नहीं करूँगा। चलो अच्छी बात है। ये देखिए पंडित जी, मैंने ये लड़की चुनी है। दिखने में भी ये बहुत सुंदर है और तो और इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि इसका स्वभाव भी कितना अच्छा होगा। अरे नहीं मनोरमा जी, ये लड़की तो मांगलिक नहीं है। आपके बेटे को मंगल है और इसके चलते इसकी शादी भी एक मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। अगर साधारण कुंडली वाली लड़की से शादी हो गई तो आगे जाकर इसे खतरा हो सकता है। इसीलिए मांगलिक लड़के को एक मांगलिक लड़की ही करनी चाहिए। हे भगवान, लेकिन पंडित जी अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो? कोई मांगलिक लड़की बताओ ना, जो अच्छे घराने की हो और गुणवान हो। फिर पंडित जी उन्हें कई सारी मांगलिक लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं और उन सब में बड़ी मुश्किल से मनोरमा को एक लड़की पसंद आती है। उसका नाम पाखी होता है। पाखी अपनी माँ बबीता के साथ रहती है। बबीता और पाखी दोनों का एक छोटा सा कैफे होता है। फिर लड़के वाले पाखी को मिलने जाते हैं। तो इसका मतलब आप और पाखी अकेले ही रहते हैं?
आपका कोई अपना नहीं है क्या? जी है ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहते, बनारस में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? तभी पाखी वहां पर कॉफी लेकर आती है। ये लीजिए, आप सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाई है मैंने। अरे वाह पाखी बिटिया, कॉफी तो बड़ी ही कमाल की बनी है। सच में तुम तो बड़ी गुणवान हो। हाँ बबीता जी, कामकाजी होने के बाद भी पाखी को घर के काम अच्छे से आते हैं, और ये सब आपकी ही अच्छी परवरिश का नतीजा है। धन्यवाद मनोरमा जी। तो बताओ शौर्य बेटा, कैसी लगी तुम्हें पाखी? बहुत अच्छी पापा। हमारा लड़का तो शर्मा गया। पाखी बेटा, तुम्हारी तरफ से क्या है? देखो बेटा, जो भी तुम्हारे दिल में है सब बताओ, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं माँ, मुझे भी शौर्य बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। बहुत खूब बेटा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, शादी होने के बाद मैं शौर्य के साथ ही रहूंगी, ना कि उसके परिवार के साथ। क्या? हाँ शौर्य, देखो मुझे गलत मत समझना, यहाँ पर मेरी माँ अकेली रहती है, और हम दोनों को कैफे भी देखना पड़ता है, और तुम भी यहीं पर रहते हो, तो मैं वहां पर तुम्हारी फैमिली के साथ रहने लगी, तो यहाँ कैफे का क्या होगा? मेरी माँ अकेली नहीं संभाल पाएगी। देखो मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे भी उतना ही प्यार करूंगी जितना प्यार मैं मेरी माँ से करती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। अरे नहीं पाखी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। शौर्य बेटा, पाखी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अरे तू तो बस छुट्टियों पर घर आता है, और अगर शादी के बाद पाखी हमारे साथ रहेगी तो उस शादी का क्या फायदा होगा, और उस रिश्ते का भी क्या फायदा जब मियाँ बीवी ही साथ ना रहे। इसीलिए जब तुम दोनों को समय मिलेगा तब तुम हमसे मिलने आ जाना। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी ना, तो पाखी आपके पास फौरन चली आएगी। क्यों पाखी, है ना? हाँ शौर्य, तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से संभालूंगी। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, और अब वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। फिर एक रोज वो दोनों एक मंदिर चले जाते हैं, जहाँ पर पाखी सभी गरीबों को प्रसाद बांटने लगती है, और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। पाखी का दिल तो सच में बहुत बड़ा है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसा करती है। जो लड़की बाहर के लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती है, वो लड़की मेरा और मेरे परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखेगी। पागल ही था मैं जो शादी करने से कतरा रहा था, लेकिन पाखी से मिलने के बाद मुझे शादी का मतलब समझ आ रहा है। शौर्य, अरे तुम वहां पर क्यों खड़े हो? इधर आओ ना। हाँ पाखी, आता हूँ। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे शौर्य और पाखी में नजदीकियां बढ़ने लगती है, और वो दोनों अब हर रोज एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरे शौर्य, तुम्हारा ऑफ डे कब है? मनोरमा आंटी मुझसे कह रही थी कि जब तुम्हारा ऑफ डे होगा तभी हमें शादी की शॉपिंग करनी है। लेकिन पाखी, उसके लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अरे तुम तो अपने माँ के साथ भी जा सकती हो ना, और तुम्हें जो पसंद आता है वो खरीद लो। नहीं शौर्य, मैं तुम्हारे साथ ही शॉपिंग करना चाहती हूँ, वो भी जिस शहर में तुम काम करते हो। और तुम्हारे इधर तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट है, जहाँ पर शादी ब्याह के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर पाखी, बबीता और शौर्य तीनों मिलकर शादी की शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये देखो शौर्य, ये वाला लाल जोड़ा कितना सुंदर है। क्यों माँ, आपको कैसा लगा? हाँ पाखी, तुम पर ये लाल जोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ पाखी, बबीता आंटी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन शौर्य, तुम्हारी शेरवानी का दुपट्टा भी लाल कलर का ही रखना,
जिसमें सुनहरे रंग का वर्क हो। उन्हें पहनकर हम दोनों कितने खूबसूरत लगेंगे। सोच सोच कर तो मेरे पेट में ही गुदगुदी हो रही है। लेकिन पाखी, मैं लाल कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगा। मेरी शेरवानी तो पेस्टल कलर की ही होगी। अरे आजकल तो वही ट्रेंड चल रहा है और पेस्टल कलर काफी रॉयल भी लगते हैं। अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? ट्रेंड के चक्कर में कुछ भी उटपटांग मत पहनो। हमारी शादी है, कोई एरा गेरा फंक्शन नहीं है। और शादी का रंग तो लाल ही होता है, इसीलिए हम दोनों लाल कपड़े ही पहनेंगे और एक साथ ट्विन करेंगे। लेकिन पाखी, देखो शौर्य, मैंने कह दिया सो कह दिया, वरना मैं मनोरमा आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। पाखी का लहंगा फाइनल करने के बाद वो लोग अब शौर्य की शेरवानी फाइनल करने जाते हैं। तभी वहां पर भी पाखी अपनी ही चलाती है और वो शौर्य को उसकी पसंद की डिजाइन चुनने का मौका भी नहीं देती। ये देखो पाखी, ये वाली डिजाइन और भी ज्यादा सुंदर है। अरे नहीं बाबा, इसमें तो तुम एकदम पागल ही दिखोगे। मुझे ये वाली डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये क्या, ये तुमने कैसी मोजड़ी पसंद की है? ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर, इसे भी मुझे ही पसंद करना होगा। फैशन के मामले में तुम्हारी टेस्ट तो बहुत ही खराब है। लेकिन अच्छा हुआ जो मैं आ गई, वरना पता नहीं तुम क्या खरीद लेते। शौर्य को पाखी की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारा चुप रहता है। शॉपिंग करते करते उन्हें बहुत देर होती है और शौर्य को बहुत भूख लगती है। इसीलिए वो बबीता और पाखी से बार बार कहता है, अरे पाखी, खरीदारी करते करते हमें बहुत देर हो गई है, तो क्यों ना हम पास के रेस्टोरेंट में कुछ खा ले। बहुत भूख लगी है मुझे। क्यों बबीता आंटी, आपको भूख नहीं लगी क्या? इतनी नहीं लगी शौर्य बेटा। अरे माँ, सच कही है ना कि हमारा पेट तो शॉपिंग करके ही भर चुका है। बस उस दुकान में जाएंगे, फिर उसके बाद खा लेंगे शौर्य। चलो अब ये बैग्स पकड़ो, बस और थोड़ी देर। अच्छा बाबा, ठीक है। ऐसे ही शौर्य को रुका रुका कर उनका पूरा दिन बीत जाता है और बेचारा शौर्य अब सीधे घर जाकर रात में ही खाना खाता है। तभी उसे पाखी का कॉल आता है। हाय शौर्य, हो गया तुम्हारा खाना? कितना मजा आया ना आज शॉपिंग करके। चलो अच्छा है, अब आधा टेंशन तक कम हुआ। लेकिन अभी भी ढेरों काम पड़े हैं। कल वापस हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो कल भी और मजा आएगा। अरे क्या खाक मजा आएगा, तुम्हारे कारण मैं पूरा दिन भूखा रहा। ना जाने कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि हम खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, पर तुम्हें तो बस शॉपिंग की ही पड़ी थी। मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं थी। अरे ये तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है शौर्य, मुझे तुम्हारी परवाह है बाबा। अरे तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? परवाह सिर्फ कहकर नहीं की जाती, करके दिखाई जाती है। अरे इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने तक नहीं दिया। पेस्टल कलर की जगह पर लाल रंग रखा, तो उसमें मैं मान गया। लेकिन जो लाल शेरवानी मुझे पसंद आई थी, वो तुमने मुझे लेने तक नहीं दी। उसकी जगह पर दूसरी वाली खरीद ली। अरे ऐसा कौन करता है यार? शौर्य, तुम्हें नहीं लगता क्या कि आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो, तो मेरा होने वाला पति अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। और तुम्हारी पसंद के कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा था जो तुम पर मैं इतनी जबरदस्ती करती। अरे लेकिन तुम तो बस अपना ही चला रही थी, सामने वाले की भी तो कभी सुन लेनी चाहिए ना। अब रखो फोन, पहले ही तुम्हारे कारण दिन भर मेरा सर दर्द हुआ है। ठीक है, रखती हूँ। तुम्हें तो ठीक से बात करने की भी तमीज नहीं है शौर्य। पाखी गुस्से में फोन कॉल कट कर देती है और वो जाकर अपनी माँ को बताती है। अरे सही तो कह रहा था वो,
जब जब वो खाने की बात कर रहा था, तब तब तुम नई दुकान में घुसे जा रही थी। और वो अकेला थोड़ी ना जाता खाना खाने, हम दोनों के कारण। वो बेचारा भी दिन भर भूखा रहा। सीरियसली माँ? अरे आपको भी उसी की पड़ी है। यहाँ उसने मुझे फोन पर कितना कुछ सुनाया, वो नहीं दिखा क्या आपको? अरे शादी के पहले ही उसके कितने नखरे हैं। होने वाली बीवी हूं मैं उसकी, और उसे मेरी हर बात माननी चाहिए। तो फिर वो इतनी शिकायतें क्यों कर रहा है? वही दूसरी तरफ शौर्य के घर वालों को पाखी और उसके बीच की हुई तूतू मेमे के बारे में पता चलता है। तभी मनोरमा शौर्य को मिलने आती है। अरे माँ, आप भी जानती हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन उसने मुझे कल कितना परेशान किया, इसीलिए मैंने उसे सुना दिया। शादी अभी तक हुई भी नहीं है, और वो तो मुझ पर अभी से कितना हक जमा रही है और मुझे अपने इशारों पर नचवा रही है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन इस तरह से तो झगड़े और बढ़ेंगे ना। अब शादी का मुहूर्त निकल चुका है, आधे से ज्यादा तैयारियां भी हो चुकी है, और ऐसे में तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? झगड़े बढ़ाने की जगह उन्हें सुलझाने के बारे में सोचो। उतने में वहां पर पाखी आती है, और उसे देखकर शौर्य और मनोरमा हैरान रह जाते हैं। अरे पाखी बेटा, तुम यहाँ पर? हाँ आंटी जी, और आप दोनों की मैंने सारी बातें सुन ली है। और शौर्य अरे तुम तो मुझसे एक दिन में ही परेशान हो गए। अरे ऐसा क्या गलत किया था मैंने? देखो पाखी, नहीं शौर्य, मुझे तुमसे अभी कुछ भी नहीं सुनना है। मैं यहाँ पर तुमसे कल की लड़ाई भूलकर अच्छे से बात करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी कड़वी बातें सुनी, और अब मेरा फैसला बदल चुका है। मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। अरे तुम क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगी? मैं ही इस रिश्ते को ठुकराता हूँ। जाओ। अरे तुम्हारे तो नखरे भी कितने ज्यादा है, और उन्हें तो मैं वैसे भी नहीं झेल पाऊंगा। हे भगवान, अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए हो क्या? कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, और इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए मनोरमा आंटी, शादी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। इतना कहकर पाखी वहां से निकल जाती है। पाखी, अरे पाखी बेटा, रुक जाओ बेटा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या हो पाएगी पाखी और शौर्य की शादी? और अगर होगी तो कैसे होगी? जानने के लिए देखना मत भूलिए इस कहानी का अगला भाग। शास्त्री निवास में हर वक्त बस झगड़े और चिल्लम चिल्ली की आवाजें ही सुनाई देती रहती है, क्योंकि उस घर की बहू माही बस हर वक्त कलेश पे कलेश ही करती रहती। एक दिन की बात है, माही अपने पति पुष्कर, सास आशा और ससुर भानु को नाश्ता परोस रही होती है। तभी, अरे वाह माही, क्या पराठे बनाती हो तुम! सच में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, तुम तो बस पराठे ही ठूसो और डकार मारो। तुम्हें तो अपनी बीवी की कुछ भी नहीं पड़ी। अब क्या हुआ माही? मुझे 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं मेरे। क्या? लेकिन माही, अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने तुम्हें कितने सारे कपड़े दिलाए थे, और फिर भी। और नहीं तो क्या, रोज तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती रहती है, फिर भी रोना है इसका। आप हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत अड़ाइए माँ जी। और क्या है तुम्हारा पुष्कर, 50,000 नहीं मांगे मैंने तुमसे, सिर्फ 5,000 रुपए ही तो मांगे हैं। अगर दे दोगे तो तुम्हारी मौत नहीं आ जाएगी, या फिर तुम कंगाल नहीं हो जाओगे। माही बहू, ये सवेरे सवेरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे इस कलेशी का तो काम ही है ये, सुबह सुबह कलेश करना। अरे घर की बहुएं लक्ष्मी होती है, वो पैसों को संभाल कर रखती है, बचा कर रखती है, और ये महारानी तो बस पैसों को बेइज्जती करती रहती है। देखिए माँ जी, आप पहले जाकर अपनी इंग्लिश सीख कर आइए, फिर मुझसे बकवास कीजिए। हाँ नहीं तो इस घर में आप सब बस मुझसे नौकरानी की तरह ही काम करवाती हो।
अरे कभी काम के नाम पर कुछ पैसे मांग लिए तो हर बार किसी गरम तवे की तरह तपने लगता है। देखो माही, प्लीज सुबह सवेरे चिल्लाओ मत। ये लो, ये रखो पैसे। नहीं, इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे। तुम ही रखो ये पैसे और इतने से पैसे में महल बांधो। जब देखो तब मेरी हर इच्छा को दबाते रहते हो तुम सब लोग। और ये दोनों बूढ़े सास ससुर, इन दोनों ने जीना दुश्वार करके रखा है मेरा। माही, जबान संभाल कर बात करो। पुष्कर जैसे ही उठता है उसकी शर्ट पर चाय गिर जाती है और वो शर्ट खराब हो जाती है। देखा, ये मेरा लकी शर्ट था और इस पर तुम्हारी वजह से चाय गिर गई। अब मुझे इसे चेंज करना होगा। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अरे जब इस पनौती ने सुबह सुबह कलेश कर दिया है तो ये सब तो होना ही था ना। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे दिमाग में इस चुड़ैल से रिश्ता जोड़ने का ख्याल आया। माही ऐसे ही दिन रात किसी न किसी छोटे मोटे कारण से झगड़े ही करती रहती है। ना सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी वो झगड़े करती है। एक दिन जब पड़ोस की लैला काकी का पोता मोहल्ले में खेल रहा होता है तब उसका बॉल गलती से उड़कर शास्त्री निवास की खिड़की से टकराता है और माही के कमरे की खिड़की की कांच टूट जाती है। माफ करना माही बिटिया, वो मेरे मुन्ना ने गलती से तुम्हारी घर की खिड़की पे बॉल डाल दी। गलती से? अरे ललिता काकी, आपके पोते में जरा भी अक्ल है क्या? अरे खेलना है तो मैदान में जाकर खेले ना। ये भी कोई जगह है क्या खेलने की? कितने घटिया संस्कार दिए हैं अपने अपने पोते को। और आपकी बहू शालिनी, वो तो खुद ही कितनी घटिया है, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। माही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी के साथ इस तरह बात करने की? मम्मी जी ने माफी मांगी ना तुमसे? और तुम क्या हमारे संस्कारों के बारे में बोल रही हो? पहले अपने गिरेबान में झांको, खुद तो कितनी बुरी हो। जब भी अपना मुंह खोलती हो तो बस गंध ही बकती रहती हो। ओए शालिनी की बच्ची, ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक घूसा मारूंगी तो सीधे 7 समुंदर पार उड़ जाएगी। अरे पता नहीं कहाँ से आ गए तुम जैसे गवार लोग। जाओ झोपड़पट्टी में जाकर रहो। तुम लोग ऐसे पॉश कॉलोनी में रहने लायक ही नहीं हो। देखा आप लोगों ने कैसी गंदी बातें कर रही है ये माही। माही बेटा, बस हो गया ना। अभी ललिता बहन ने तुमसे माफी भी मांग ली, फिर भी तुम कब से बोले जा रही हो। हाँ बेटा, इतना झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अरे चुप रहो आप दोनों और जाकर अपना काम करो। इस झगड़े में अपना मुंह मत घुसाओ। सबके सब नालायक लोग भरे हैं इस मोहल्ले में। छी। तभी वहां पर आशा और भानु आते हैं और वो दोनों सबसे माफी मांगकर माही को अपने साथ घर पर लेकर जाते हैं। माही बहू, ये कोई तरीका था क्या सबसे बात करने का? तुम हर बार झगड़ों को कितना खींचती हो, ये बहुत गलत बात है बहू। अरे गुस्से में तो किसको क्या क्या बोलती है, ये तुझे कभी समझ में भी आता है क्या? घर में ही कम था क्या जो बाहर भी कलेश करने लग गई है? आप दोनों मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और ना ही ताने, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ और क्या करती हूँ। जाइए, अब मेरे दिमाग की दही मत करिए, वरना मैं आज का खाना ही नहीं बनाऊंगी। फिर मरो सबके सब भूखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही के इस बर्ताव को देखकर आशा और भानु हैरान रह जाते हैं। फिर एक दिन जब पुष्कर की बड़ी बहन साची का जन्मदिन होता है तभी सबको लगता है कि माही तैयार होकर बैठी है, लेकिन माही तो अपने कमरे में कंबल ओढ़कर आराम कर रही होती है। अरे माही बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तुझे पता नहीं है क्या, हमें आज साची के बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके ससुराल में। हाँ माही, मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि मैं ऑफिस से तैयार होकर ही आऊंगा, फिर जल्दी निकलेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ आराम कर रही हो। हाँ, नहीं आना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं आराम कर रही हूँ। लेकिन क्यों बहू? अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो साची को बहुत बुरा लगेगा।
अरे नहीं आना है तो नहीं आना है, कोई जबरदस्ती है क्या? एक बार कही बात आपको समझ में नहीं आती क्या? मुझे सांची दीदी नहीं पसंद। वो जब भी यहाँ पर आती है मुझसे ठीक तरीके से पेश नहीं आती और जब देखो तब होशियारी करती रहती है और ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ आती है। ए लड़की, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोल, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी, बेवकूफ कहीं की। अरे जाओ जाओ, आप लोगों को आता ही क्या है, और बस दूसरों को दबाव में रखो। इस घर में सिर्फ बेटी की ही इज्जत की जाती है, बहू की कोई इज्जत नहीं है। मेरे लिए कभी बर्थडे पार्टी रखी है क्या किसी ने? आज आप लोग जो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जा रहे हो, कभी मेरे लिए लाया है क्या इतना बड़ा गिफ्ट? लेकिन बहू, तुम तो अपने जन्मदिन के दिन पर अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हो और तुम्हें हर साल कुछ ना कुछ सोने का गहना तो हम देते ही है ना, फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? पापा जी, झूठे मुंह से भी आप लोग मुझे रोकते नहीं हो और बाहर जाने देते हो। और क्या सोने का गहना, बस कुछ भी छोटा मोटा बना कर देते हो, उसे भी कोई तोहफा कहते हैं क्या? अरे मैं सब जानती हूँ, कितने पोचे हुए लोग हो आप। ए बहू, हद में रहे तू अपने। जाने दो माँ, इस बदतमीज से बात करके कोई फायदा नहीं है। कोई भी शुभ काम हो, सुबह हो या शाम हो, कहीं भी जाना हो, उससे पहले या उस वक्त इस पनौती को कलेश करना ही होता है। इसके मुंह लग के तो कोई फायदा ही नहीं है। चलो हम ही जाते हैं। हाँ तो जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पर? फिर वो सभी लोग चले जाते हैं। माही के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही रहते हैं और गली में अब उसके नाम की बहुत बदनामी हो जाती। एक दिन जब पुष्कर अपनी माँ के साथ बाजार जाता है, तभी क्या माता जी, आपकी बहू कितनी झगड़ालू है। मेरी बोनी हुई नहीं कि उसने कलेश कर दिया उस दिन। मेरी औकात तक निकाल दी उसने और मुझे काफी बुरा भला बोला, क्योंकि मैंने उसे बस इतना कहा कि आप हर बार छुट्टे पैसे देना भूल जाती हो। इसीलिए अब आप ही बताइए माता जी, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ आशा बहन और पुष्कर बेटा, माही को रत्ती भर की भी तमीज नहीं है। अरे हम तो आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आएंगे। वो हमें कोई इज्जत नहीं देती, वो हमें भी बेइज्जत कर देगी। अपनी बहू को संभालो आशा बहन, गली में सब थू थू कर रहे हैं। बहू घर की इज्जत होती है और आपकी बहू ने तो आपकी इज्जत पूरी मिट्टी में ही मिला दी है। सबकी बातें सुनकर आशा और पुष्कर दोनों को काफी शर्मिंदगी होती है और अब आशा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो घर जाकर माही के कपड़े और उसका सामान घर के बाहर फेंक देती है और वो उसे भी घर के बाहर निकाल देती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो और आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा सामान बाहर फेंकने की? ये लड़की, चुप, एकदम चुप। अगर तूने आज थोड़ी सी भी आवाज बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। हमें ऐसी कलेश करने वाली बहू घर में नहीं चाहिए। निकल जा इस घर से। आज के बाद तू इस घर में तो क्या, बल्कि इस मोहल्ले में भी अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना, वरना वही तुझे मार मार कर लाल पीला और नीला कर दूंगी। समझी तुम? हाँ बहू, बहुत हुआ। अब तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशे और रोज रोज के कलेश हम नहीं झेल सकते। अरे तुमने तो घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में अपनी अशांति फैला कर रखी है। अरे सिर्फ तुम्हारे कारण हम तीनों को सभी बाहर निकलने पर ताने देते रहते हैं। अरे तुमने तो हमारे पूरी नाम की बदनामी करके रखी है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, तुम इस घर में नहीं रह सकती। माही उन तीनों का गुस्सेल रूप देखकर डर जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। नहीं पुष्कर, माँ जी, पापा जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे और मेरे माँ पापा के नाम की बहुत बदनामी होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लड़ाई झगड़े और कलेश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ना ही सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी नहीं।
प्लीज मुझे अपनी गलती सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो। मैं आप तीनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, क्योंकि तू तो ऐसी कुतिया है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। नहीं माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच में सुधर जाऊंगी। बस आप मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माही की लाख मिन्नतों के बाद उसके घर वाले मान जाते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हैं, जिसके बाद में माही धीरे धीरे करके सुधरने लगती है और घर में और घर के बाहर भी वो सबसे प्यार और इज्जत से पेश आती है।